कि क्या सिम्टम्स ऐसा आए बॉडी में जी हम लोग जाके तब समझ में आया कि हाँ नहीं अभी हमको एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है या फिर उनसे कंसल्ट करना है, ठीक है। और यस, तो ये हमको थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो शुरुआत होती है कि नींद खराब हो जाती है, नींद अच्छे से नहीं आती है और फिर उसकी वजह से दिन का रूटीन जो है वो खराब होने लगता डाइट है। से साइकोलॉजी का कोई रिलेशन है क्या? अपनी जो ब्रेन हेल्थ है ना, जो हमारा मेन ब्रेन है, उसको भी तो न्यूट्रिशन लगता है तब वो चलता है, बराबर। तो अगर हम उसको अच्छे से प्रोटीन युक्त दे रहे हैं तो फिर उसकी भी सेल्स मजबूत होंगी और वो अच्छे से सिग्नल ट्रांसफर करेंगी। सीरियस होने का भी चांसेस रहता है पैनिक अटैक में फिजिकली? कैसा है ना, एक्चुअली सीरियस तो नहीं रहता है, जैसे कि लगता है कि अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ या मुझे शायद कोई हार्ट में तो पेन हो रहा है तो कोई हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, ऐसे लग सकता है। नमस्ते, वेलकम टू एसएसएफ टॉक। आपने हार्ट अटैक का नाम तो सुना ही होगा। उसी हिसाब से हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए हमारे बॉडी में और एक अटैक आ सकता है जिसको पैनिक अटैक बोला जाता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए भी ऐसा अटैक होता है और ये कभी कभी बहुत रिस्की भी हो सकता है। तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर वृषाली के साथ। डॉक्टर वृषाली एक प्रैक्टिशनर साइकोलॉजिस्ट है जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड में। मोर देन 15 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है। शी इज फ्रॉम पुणे और वो बहुत अच्छे से इम्पैक्टफुली ये प्रैक्टिस कर रही है। तो आज हमारे ऑनलाइन पॉडकास्ट में डॉक्टर वृषाली को हम लोग स्वागत करते हैं और उनसे हम लोग जानेंगे ये साइकोलॉजी को लेके इसका इन डेप्थ क्या क्या है, कैसा है, सब कुछ जानेंगे। तो देर ना करते हैं, शुरू करते हैं आज का एपिसोड डॉक्टर वृषाली के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम नमस्ते, मैं तेजा, आपको मालूम ही है मैं स्वास्थ्य सारथी फाउंडेशन जो है फाउंडेशन उसका फाउंडिंग प्रेसिडेंट। मैम आज का पॉडकास्ट में बेसिकली कुछ कुछ चीज हम लोग डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है कि हम लोगों को आज का डे टू डे लाइफ जो है उसका हिसाब से ये बहुत जरूरी है जानना और समझना, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है जानना और समझना और उसी हिसाब से जो हम फील करते उसका हिसाब कैसे हम लोग आगे बढ़े, कैसे चले, द प्रोसेस एंड द थिंकिंग प्रोसीड्यूर क्या होना है, तो सब कुछ लेके ओवरऑल हम लोग उस बात करने का ट्राई करेंगे। तो फिर आप इस और कुछ मिथ्स भी है उसको भी डिबंक करना है। तो मैम पहले आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन कर लीजिए मैम इन शॉर्ट, ताकि ऑडियंस को मालूम है ऑलरेडी, लोग ऑलरेडी बताए हैं आपके बारे में, लेकिन थोड़ा आप भी बताइए क्या है कैसा है और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर वृषाली गर्दे। मैं एक मानसिक उपचार तज्ञ हूँ और पिछले 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। तो जिसमें जैसे बूढ़े, बच्चे और जो एडल्ट्स हैं सबके ही साथ, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया तो सबके ही साथ काम कर चुकी हूँ और बहुत सारे एंजाइटी, डिप्रेशन और ये बहुत सारे इश्यूज हैंडल करने का और सेवा करने का मौका मिला है। ओके, नाइस। अभी फिलहाल मैं पूना में काम करती हूँ। ओके, आप पूना में हैं तो कोई चाहे तो आपको मतलब पूना में फिजिकली आपका कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ओके जी। तो या मैम एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, मेरा क्यूरियोसिटी है ये, जैसे आजकल बहुत सुनने को पैनिक अटैक, ठीक है। जी। ये पैनिक अटैक बहुत सुनाई देता है एंड जैसे पकड़ लीजिए कि वो एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, और उसका कोई एज फैक्टर है क्या, ठीक है, आज का दिन में बच्चे इसमें वो आ सकते हैं क्या, या फिर बुरो बच्चे बुरे जो भी एज फैक्टर है, और उसका इम्पैक्ट क्या है और उसको फिर रिवर्स कैसे किस तरह से कर सकते हैं, ये थोड़ा हमको एक बताइए थोड़ा पैनिक अटैक का। जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये इशू हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं अभी फिलहाल का ही उदाहरण आपको बताऊंगी कि एक बच्ची आई उसके पापा के साथ, उसका 10वीं का पेपर था अगले दिन और जस्ट नेक्स्ट डे एग्जाम है और आज वो आते हैं कि उसको बहुत जोर से तेज उसकी धड़कनें हो गई है, उसको पसीना आ रहा है और वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रही है। तो वो हमेशा टॉप मार्क्स स्कोर करती है एग्जाम में, लेकिन आज वो इस पैनिक सिचुएशन की वजह से पढ़ ही नहीं पा रही है। तो वो बहुत डर गए थे। अभी उसको इस तरह से ये हो रहा था तो उसको सांस लेने में परेशानी हो रही थी और
फैमिली वाले भी सब डर गए कि अरे कैसे करे, आज तो छुट्टी हो गई तो अच्छा हो गया, वरना तो वो एग्जाम ही नहीं दे पाती। तो फिर इस तरह से जो है ना एकदम से मतलब ये सब होने की वजह से इमरजेंसी जैसा सिचुएशन हो जाती है पैनिक अटैक में। और फिर तुरंत अगर हम हेल्प ले लेते हैं तो फिर उस बच्चे को जैसे तुरंत हेल्प मिलने की वजह से फिर मैंने उससे बात की और फिर हमने कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस किए जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो उसके वजह से क्या हो गया, उसका जो वो एकदम पैनिक रिएक्शन था वो धीरे 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 कम हो गया और वो नेक्स्ट डे एग्जाम के लिए भी गई और वापस उसने टॉप किया एग्जाम में। तो ये इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि पैनिक अटैक और एंजाइटी पहले से भी था थोड़ा थोड़ा, पर उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि पढ़ाई जरूरी है, एग्जाम जरूरी है, पर फिर हमारी जो शारीरिक क्षमता है और मानसिक जो एक एबिलिटी है स्ट्रेस के साथ कोप करने का, उसके ऊपर ध्यान नहीं देने के कारण वो एकदम से एग्जाम के टाइम पे वो बढ़ गया। और फिर ब्रेन को ऐसा सिग्नल मिला कि कोई तो अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जाना है हमको, और चलो सब एकदम से तैयार हो जाओ। और फिर हमारी जैसे सिस्टम एकदम से वॉर सिचुएशन क्रिएट करती है, जिसको फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं, कि एकदम वॉर मोड में। तो वो जो है वो हमारे खुद के प्रोटेक्शन के लिए एक्चुअली ब्रेन काम करता है। और सारे जो चीजें हैं जैसे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन उसको कहते हैं, कि हार्ट बीट भी फास्ट हो जाता है, पसीना आ जाता है और बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन सब जगह पे बढ़ जाता है, ताकि हम फाइट या फ्लाइट के लिए तैयार हो जाएं। पर एक्चुअली में तो कोई वॉर नहीं होता, तो इसीलिए ये सारी चीजें हमें परेशान करती है। पर वो जो है वो बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जो है ब्रेन का वो है। अभी हम ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हम शांत रखें और उस तरह के टेक्निक्स को सीखें ताकि हम पैनिक अटैक ना फेस करें। तो ये किसी में भी हो सकता है, जैसे बच्चों में भी हो सकता है, फिर बड़ों में भी, बिफोर इंटरव्यू, कोई प्रेजेंटेशन के पहले, जिनको ऑलरेडी बहुत चिंता करने की आदत है, एंजाइटी की आदत है, उनमें वो थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में दिखता है कि वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और फिर एंग्शियस हो जाते हैं। और महिलाओं में भी जैसे कोई बहुत ज्यादा मेहमान आने वाले हैं और खाना बनाना है, या तो फिर कोई नया काम आप शुरू करने वाले हैं, तो उस इसमें भी ये जो है बहुत ज्यादा चिंता के कारण फिर पैनिक अटैक आ सकता है। तो ये किसी भी एज ग्रुप में आजकल तो मतलब देखने को मिलता है और उसके लिए इलाज भी अवेलेबल है, तो डरने की उसमें कोई बात नहीं है। ओके, सो मैम पैनिक अटैक इमरजेंसी होता है, मतलब जैसे पकड़ लीजिए इसमें मतलब कुछ ऐसा सीरियस होने का भी चांसेस रहता है पैनिक अटैक में फिजिकली? कैसा है ना, एक्चुअली सीरियस तो नहीं रहता है। जैसे कि लगता है कि अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, या मुझे शायद कोई हार्ट में तो पेन हो रहा है, तो कोई हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, ऐसे लग सकता है। तो उस वक्त क्या है ना, पहले तो जब भी ऐसे पैनिक अटैक आता है तो इमरजेंसी में जाते हैं और ईसीजी वगैरह जो है इमरजेंसी रूम में निकालते हैं। फिर वो सब नॉर्मल होने के बाद उनको पता चलता है कि हाँ ये पैनिक अटैक है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो रूल आउट होना तो जरूरी है कि किस वजह से, अगर चेस्ट पेन हो रहा होगा या सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा होगा, चक्कर आ रही होगी, तो इस तरह से वो एक बार रूल आउट होने के बाद में पैनिक अटैक एज सच कोई बहुत बड़ा आपको जो है नहीं कॉज करता है। पर वो वैसा उसके सिम्टम्स तो वैसे होते हैं, जैसे चेस्ट पेन होना, सांस लेने में तकलीफ होना, और एकदम इमरजेंसी सिचुएशन जैसे क्रिएट हो जाती है। ओके, मतलब इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, ये भी जरूरी है। इग्नोर नहीं सपोज करना चाहिए, बराबर। और मतलब क्या कैसा है होता ना, है जैसे रेगुलरली रिलैक्स करने की आदत रहेगी, जैसे प्राणायाम है या डेली वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, योगा कर रहे हैं, तो फिर ये पैनिक अटैक एंड एंजाइटी की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। ओके क्या, हाँ। तो जैसे पकड़ लीजिए कि कोई कोई सोचता है कि पैनिक अटैक, अच्छा ये तो पैनिक अटैक मतलब इसका किसी का पकड़ लीजिए है थोड़ा साइकोलॉजिकल इशू है, तो उसका तो पैनिक अटैक है, तो आदमी सोच सकता है कि अरे इसका तो मतलब क्या है, मतलब ये तो आता ही है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा ये उस टाइम में पैनिक अटैक नहीं भी हो सकता है, जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो जी उसको बिल्कुल। इमरजेंसी में, मेरे हिसाब से इमरजेंसी में सर्व करना या फिर उसको दिखाना, हॉस्पिटल ले जाना, डॉक्टर को दिखाना मैंडेटरी है, मैं फील करता हूँ ये। ठीक है। यस।
यस, और सबको ये चीज करना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो फाउंडेशन का हम लोग का मोटिव है कि जो मतलब इंटरनेट का जो मतलब डॉक्टर्स है, ठीक है, इंटरनेट डॉक्टर से मतलब इंफॉर्मेशन से आप जान के सुन के समझ के अब मतलब कोई डिसीजन या फिर कोई मतलब प्रोसेस उसको मतलब आप इम्प्लीमेंट मत करो, एक बार कंसल्ट करो, ठीक है। आजकल ऑनलाइन भी साइकोलॉजी एक ऐसा टेबू है मैम, तो आपको मालूम ही होगा। तो वो क्या है कि पागल का डॉक्टर का पास जा रहा है, तो वो एक जो सिंबल है उसको लगाने से जी क्या होता है ना, जिस मतलब आजकल तो बहुत फिर भी मतलब इसको लेके बहुत मतलब है, थोड़ा बहुत अभी जागरूकता आ रहा है मैम, इन्फॉर्मेशन हो रहा है, जा रहा है, ये तो बहुत मतलब स्कूल में भी कॉलेज में भी बहुत सारा मतलब ऐसा कंसल्टेंट आ गया, ठीक है। तो एक एक यूजर फ्रेंडली आ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत है ऐसा जो दिक्कत होता है हमारे जैसे गांव एरिया में, बहुत जैसे रूरल एरिया में बहुत सारा ये इम्पेक्टफुल होता है कि हाँ कहाँ गया तो डॉक्टर जी जाएगा साइकोलॉजिस्ट, लेकिन बोलेगा नहीं, बोलेगा उसको कि मतलब कहीं दूसरा डॉक्टर दिखाने गया इस टाइप का, मतलब ठीक है, वो इश्यू है। लेकिन हाँ, तो मैम ये मतलब ये टेबू वाला जो चीज है ना, मतलब जैसे पकड़ लीजिए, जैसे ये होता है कि ये टेबू वाला पार्ट कैसे हुआ, मतलब क्यों हुआ, मतलब ये किसी का तो ये मतलब ये भी तो एक बॉडी पार्ट है ना, साइकोलॉजी इमोशन एक बॉडी का मतलब एक ह्यूमन पार्ट है, तो उसका जो जो प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, मतलब जैसे कोई पागल, जैसे कोई साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल का प्रॉब्लम कहाँ पे, बॉडी का कहाँ पे होता है, क्या होता है, इसको न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है, या फिर ये क्या नार्व में होता है, कहाँ पे प्लेस क्या होता है, उसको थोड़ा बताइए ना उसका बारे में, क्या है ये मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जी थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये सामान्य लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि अभी फिलहाल में कुछ रिसेंटली कुछ सालों में बहुत अच्छे फिल्म स्टार्स भी आके बताते हैं कि हाँ ये मुझे ये प्रॉब्लम है भाई, मानसिक बीमारी ये है। तो क्यों ये सामने आकर बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमें अगर किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है या लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है या सर दर्द हो सकता है, उसी तरह से मानसिक भी हो सकता है, बराबर। और आजकल तो हम इतने सारे चैलेंजेस से जा रहे हैं, स्ट्रेस से जा रहे हैं कि हमारे ब्रेन की क्षमता के कभी कभी ज्यादा हम लोग काम करते हैं, या तो फिर नींद नहीं ले पाते अच्छे से, खाना नहीं खा पाते हैं। तो फिर अगर स्ट्रेस इश्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सैडनेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, तो उसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हमको हमारी मानसिकता वो बदलनी बहुत जरूरी है कि साइकियाट्री मतलब बहुत बड़ा कोई पागलपन है और उसमें मैं तो पागल नहीं हूँ, मुझे तो ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो ये मानसिकता जो है ना, ये हमें अगर हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो फिर हम बदलाव कैसे लाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि अब हमारे फिल्म इंडस्ट्री से या फिर जो भी फेमस लोग हैं वो भी खुद होके सामने आके आप बता रहे हैं कि मुझे स्ट्रेस इश्यू हो गया है, डिप्रेशन हो गया, ताकि सामान्य लोगों को भी ये लगे कि हाँ मतलब इनको भी हो सकता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई गलती की है किसी ने, ठीक है। तो जैसे हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हम जाके हमको खुद को डांटते नहीं है या हमारे ब्लड को नहीं डांटते कि ऐसा कैसा कम हो गया, या किडनी का कुछ स्टोन हो गया तो हम ये नहीं बोलते ऐसे कैसे, चलो इसको कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, किडनी को ऐसे कैसे हो गया। तो उस तरह से हमें अपने ब्रेन को भी स्वीकार करना सीखना होगा। जैसे कि आपने पूछा कि एग्जैक्टली कहाँ पे होता है प्रॉब्लम, तो ये होता है, अगर हम बॉडी की इससे विचार करेंगे तो ये ब्रेन में बहुत ज्यादा इसका कंट्रोल होता है, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। तो ये होते हैं केमिकल्स, है ना। जैसे हमारे हर एक अवयव में, हम हर एक जो ऑर्गन है उसमें सेल्स होते हैं, छोटी छोटी पेशी होती है, और वो उस जो ऑर्गन है उसका काम करती है। उसी तरह से ब्रेन में नर्व सेल होती है और वो नर्व सेल सिग्नल ट्रांसफर करती है। जैसे अगर आप डर गए, कोई बहुत बड़ा प्राणी आपके सामने आ गया, कोई शेर आ गया, तो फिर हमारा ब्रेन तो चुपचाप नहीं बैठेगा, वो आंखों से वो सिग्नल तुरंत जाएगा हर एक ब्रेन के इसमें, और तुरंत कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म खड़ा करेगा। और ये क्रिया बहुत फास्ट होती है। तो ये केमिकल जो मैसेंजर्स है ब्रेन में, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और इसको केमिकल इम्पल्स भी बोलते हैं। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो एक्साइटेशन वाला भी काम करते हैं और शांत वाला भी काम करते हैं। तो इस तरह दो प्रकार के ये केमिकल्स होते हैं। तो ये केमिकल्स फिर जैसे जैसे रिस्पॉन्स है ना हमारे शरीर को देंगे, उस तरह से फिर हमारा शरीर काम, बाकी का शरीर काम करता है।
जैसे अगर ये केमिकल आया कि कोई इमरजेंसी है, चलो भागो, तो तुरंत वो सिग्नल हार्ट पे जाएगा कि हार्ट फास्ट पंप करे और पूरे शरीर में ब्लड ट्रांसफर करे ताकि हमें ताकत रहे, हम भागे जोर से। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये इतना फास्ट होता है कि हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारे सोचने से पहले हम भागना शुरू कर देते हैं, बराबर। तो कुछ चीजें जो है ना वो हमारे सोचने के बियॉन्ड रखी है, वो प्रोटेक्शन के लिए रखी है। पर अगर वो ज्यादा मात्रा में स्टिमुलेट हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती है या बेचैन जैसे लगना, वो सब हो जाता है। तो ब्रेन की जो क्रियाएं हैं वो शरीर को सिग्नल ट्रांसफर करती है और उस तरह से ये चीजें होती है। और जब वो अति मात्रा में हो रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं थोड़ा इम्बैलेंस हो गया है। फिर वो जैसे कि कोई शेर तो है नहीं, फिर भी रिस्पॉन्स शेर वाला आ रहा है, तो फिर वो हमारे लिए दिक्कत हो जाती है, राइट। तो उस समय फिर हमें हेल्प लेने की जरूरत है। और इसमें कोई किसी का दोष भी नहीं है कि उस इंसान को ऐसे कैसे कोई प्रॉब्लम हो गई, राइट। तो हमें उसको देखने का हमारा नजरिया बदलना चाहिए। हमें खुद के प्रति भी जो कहते हैं सेल्फ केयर और सेल्फ लव, वो रखना चाहिए कि हाँ, अगर मुझे ऐसे दिक्कत हो रही है तो उसे स्वीकार करके उस पर जल्दी से जल्दी मैं कुछ एक्शन लूं और मदद लूं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी बताओ ताकि वो भी अपनी मदद कर सके। तो मुझे लगता है कि इसको छिपाने की बजाय हम लोग स्वीकार करेंगे और फिर अपनी भी मदद करेंगे, दूसरों की भी मदद करेंगे, तो ये जो स्ट्रेस की वजह से फिर जो डायबिटीज और बाकी के इश्यूज हो रहे हैं ना, पैरालिसिस या ये सब, वो फिर नहीं होगा। जितने जल्दी हम उस चीज को क्लियर करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उतने जल्दी हम बाकी के प्रॉब्लम्स को भी कम करते हैं। यस, आएंगे मैम उसमें। एक बार मैम ये बताइए, जैसे पकड़ लीजिए कि मेरा बॉडी में या फिर मुझे, जैसे अभी डे टू डे में एक्टिविटी कर रहा हूँ, सपोज पकड़ लीजिए, क्योंकि जॉब करना, सेल्फ एम्प्लॉयड जो छोटा छोटा दुकानदार है, बिजनेस करना, मतलब जो प्रेशर जैसे रहता है, ठीक है, जैसे स्टार्टअप ओनर्स हो गया, स्टार्टअप फाउंडर्स हो गया, ठीक है, फिर जैसे पकड़ लीजिए प्रोफेशनल्स हो गया, ज्यादातर बहुत प्रोफेशनल्स, डॉक्टर इटसेल्फ, मतलब वो भी लोग भी फेस करते हैं मेरे हिसाब से, ठीक। तो जी, हम कब कंसल्टेशन में जाए, या फिर मैं मतलब जैसे मुझे क्या प्रॉब्लम जैसा आ रहा है बॉडी में कि ये प्रॉब्लम आने से आपको एक बार साइकोलॉजिस्ट का पास जाना चाहिए, साइकोथेरेपिस्ट का पास जाना चाहिए। और वो केवल एक चीज है कि साइकोलॉजिस्ट और जैसे साइकोथेरेपिस्ट हो गया, फिर जैसे पकड़ लीजिए कंसल्टेशन हो गया, तो इसमें डिफरेंशिएट क्या है कि मतलब इनका क्या क्या रोल होता है, कौन क्या लेवल में काम करता है, तो उसको थोड़ा हमको पहले तो हो गया कि क्या सिम्टम्स ऐसा आए बॉडी में जी, हम लोग जाके तब समझ में आया कि हाँ नहीं, अभी हमको एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है या फिर उनसे कंसल्ट करना है, ठीक है। और यस, तो ये हमको थोड़ा बताइए तो। जी। तो अगर सबसे पहले तो शुरुआत होती है कि नींद खराब हो जाती है, नींद अच्छे से नहीं आती है, और फिर उसके वजह से दिन का रूटीन जो है वो खराब होने लगता है। फिर मन नहीं लगता या चिड़चिड़ापन होने लगता है। और बहुत बार ये चिड़चिड़ापन और मन नहीं लगना कभी कभी बहुत ज्यादा उदासी में परिवर्तित हो जाता है, रोना आना, उदास रहना दिन भर। अब ये अगर थोड़ी देर के लिए है तो फिर आपको तुरंत प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। आप फिर अपने मदद कर सकते हैं खुद की। पर अगर ये एक हफ्ते और फिर उसके बाद में दूसरे हफ्ते में भी बढ़ते ही जा रहा है, तो 2 हफ्ते भी अगर कंटिन्यू आपको लग रहा है या तो आपके किसी दोस्त को लग रहा है, तो फिर बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या है ना कि इतनी सारी चीजें जब बढ़ती जा रही है, जैसे नींद भी नहीं आ रही 2-3 हफ्ते कंटिन्यू, उदासीपना बढ़ते जा रहा है, सारी चीजों से हम लोग कट ऑफ कर रहे हैं और अकेले अकेले अपने ही इसमें जा रहे हैं, तो वो फिर बनता है डिप्रेशन का कारण। तो इस तरह से अगर 2-3 हफ्ते, 2 हफ्ते मैं तो बोलूंगी कि बहुत हो गए, अगर ऐसा कंटिन्यू लग रहा है, नींद स्पेशली, खाना भी नहीं जा रहा है, काम में भी फिर कंसंट्रेशन कम हो गया, कुछ कुछ लोग तो जॉब भी छोड़ देते हैं, और फिर और लोगों से बातें करने का भी मन नहीं करना, उदास रहना, अकेले रहना, तो फिर ये तो डिप्रेशन के सिम्टम होते हैं और फिर डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। डॉक्टर को मतलब साइकेट्रिस्ट होते हैं, तो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में सिम्टम्स है तो फिर उसका प्रॉपर असेसमेंट करके, डायग्नोसिस करके, फिर
हम मेडिसिन देते हैं। तो जो डॉक्टर्स होते हैं जो दवाइयाँ देते हैं उनको साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। पर जो जैसे कि काउंसलर्स होते हैं और थेरेपिस्ट होते हैं, वो जो है वो मानसिक आपके इसको समझ के फिर उसका विस्तार से एक उनके सेशंस होते हैं, तो वो काउंसलिंग के द्वारा और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स आपको सिखा के और उस तरह से फिर आपका हीलिंग करके, वो एक अलग अप्रोच होता है जिसमें मेडिसिन नहीं दिए जाते हैं, पर काउंसलिंग द्वारा फिर वो होता है। और वो काउंसलिंग सेशन जनरली फिर 45 मिनट या 1 घंटे के होते हैं, और वो रेगुलरली हर हफ्ते करना या जब भी आपको अपने काउंसलर बुलाए या थेरेपिस्ट बुलाए तब जाना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन और दवाइयाँ भी देते हैं और प्लस वो काउंसलिंग कर सकते हैं, पर काउंसलर और थेरेपिस्ट जो होते हैं उनके एक स्ट्रक्चर्ड सेशंस होते हैं, और वो अलग अलग अपने थेरेपीज जो उन्होंने सीखे होते हैं वो फॉलो करते हैं और उस अप्रोच से उस पेशेंट को ठीक करते हैं। ओके, सो मैम ओके, आप थेरेपिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट, ठीक है। तो एक तो हो गया मतलब जो मेडिसिन एंड थेरेपी दोनों दे सकते हो, साइकियाट्रिस्ट हो गया और आप थेरेपिस्ट। तो इनिशियली मतलब अगर जैसे पकड़ लीजिए किसी को दिक्कत आ रहा है तो उस टाइम में वो मतलब थेरेपिस्ट का पास भी जा सकता है और साइकियाट्रिस्ट भी जी दिखा सकते हैं। ओके, बिल्कुल। तो अगर साइकियाट्रिस्ट को लगता है कि इनको ज्यादा डिटेल काउंसलिंग की जरूरत है तो वो रेफर करते हैं काउंसलर के पास, और अगर काउंसलर को लगता है कि नहीं इनका अभी काउंसलिंग में तो मन ही नहीं लग रहा है, इनको तो दवाई की अभी ज्यादा जरूरत है, फिर वो हमें साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करते हैं। ओके, ओके, समझ गया। तो मैम ओके मैम, ये तो थेरेपी जो बेसिकली आप, ये टीम वर्क जैसा ही होता है कि या जैसे समझ गया। उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी उस तरह। तो मैम इसमें जैसे पकड़ लीजिए आपने, आप जो बोल जी रहे हो तो मैं बोल रहा था कि मैं पूछ रहा था आपको ये जो मतलब जो आपने जो थेरेपी का बात बोला मैम, ये थेरेपी क्या होता है? थेरेपी एक्चुअली क्या होता है, उसमें क्या दिया जाता है? ऐसा कुछ टेक्निक जो बताया, क्या ऐसा होता कुछ है बता ना, पाएंगे? मैम आपका नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या? अभी मैम एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या? हाँ, अभी बोलिए। अच्छा, यस। तो थेरेपी में जैसे सीबीटी थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फिर एक आरईबीटी होती है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। तो अलग अलग थेरेपीज का जो मेन इंटेंशन है कि अलग अलग तरीके से अपने जो विचार है जो जो गलत इसमें जा रहे हैं उनको अपने को आइडेंटिफाई करना है और उनको दुरुस्त करना है। तो जब हम अपने विचार ही बदलेंगे तो फिर हमारी जो जिस तरह से हम भावनाएं फील करते हैं वो भी बदल जाती है, और फिर हमारा बर्ताव भी बदल जाता है। तो थॉट्स इमोशंस एंड बिहेवियर्स आर इंटर रिलेटेड, ये उसका एक प्रिंसिपल होता है। तो अगर हम अपने थॉट्स को चेंज करेंगे और फिर वो डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज हमें उस तरह से मदद करती है। जैसे आरईबीटी में रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया कि रैशनल कैसे हम अपने थिंकिंग को बनाएं, उसका अप्रोच थोड़ा सा अलग है, सीबीटी का थोड़ा सा अलग है। और अभी डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉमा थेरेपीज नए नए आ रहे हैं, तो उसमें भी उस जो पास्ट ट्रॉमा रहता है ना, पिछला जो कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स रहते हैं उनको कैसे हील किया जाए, तो उसकी भी थेरेपीज डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो उसमें क्या करते हैं थेरेपिस्ट, एक गोल डिसाइड करते हैं कि अपन ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया और अपने को इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये गोल हमें अचीव करना है। तो फिर उस गोल को अचीव करने के लिए उस तरह से वो सेशंस को रखते हैं और फिर वो उस क्लाइंट को, पेशेंट को मदद करते हैं। ओके, मतलब ये एक प्रोसेस है जो प्रूवन प्रोसेस होता है, जी जिसको इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल। करके आप लोग इसका मतलब सोल्यूशन करते, ताकि बिना मतलब बिना मेडिसिन के भी, ताकि क्योंकि इमोशनल और साइकोलॉजिकल होता है, तो वो अपना जगह में जो अपना परिचय या फिर जो अपना मेंटल स्टेज है वहाँ पे आ जाए। ये एक प्रोसेस आप लोगों का जी रहता है।
नाइस नाइस। जी सो मैम, अभी जैसे पकड़ लीजिए हम लोग सिम्टम्स का बात किया, ठीक है, फिर मुझे बताइए एक चीज, जैसे ये डाइट से साइकोलॉजी का कोई रिलेशन है क्या, खान जी पान से? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, किस तरह से होता है ये? अपनी जो ब्रेन हेल्थ है ना, जो हमारा मेन ब्रेन है, उसको भी तो न्यूट्रिशन लगता है तब वो चलता है, बराबर। तो अगर हम उसको अच्छे से प्रोटीन युक्त दे रहे हैं तो फिर उसकी भी सेल्स मजबूत होंगी और वो अच्छे से सिग्नल ट्रांसफर करेंगी। फिर हम अलर्ट रहेंगे, हमारा कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा और हमारा मूड अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें तो फिर उसके लिए तो वो फूड तो चाहिए, बराबर। इसीलिए जो न्यूट्रिशन है उसका तो बिल्कुल भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ब्रेन हेल्थ के लिए। जैसे अमाइनो एसिड्स हो गए, थ्री मतलब वो फैटी एसिड्स होते हैं ना, वो वाले। तो उनके सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, तो वो अगर कोई खाता है तो उनके ब्रेन हेल्थ में मदद हो जाती है। फिर अपना इजी है, आलमंड्स हैं, अखरोट है, इनको आप भिगो के सुबह खाएंगे तो ब्रेन को अच्छे से प्रोटीन मिलता है और उसकी जो सेल होती है उसकी वॉल, वो भी मजबूत होती है और फिर उससे ब्रेन हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो हमारी एनर्जी, स्टेमिना, कंसंट्रेशन, ये चीजें बढ़ती है। और फिर न्यूट्रिशन जैसे हम एक दिन ले रहे हैं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो वो हम हमारे रेगुलर इसमें रूटीन में रखना बहुत जरूरी है कि रोज हमें कुछ तो ऐसा हेल्दी फ्रूट और जो ब्रेन हेल्थ के लिए जरूरी है प्रोटीन्स, वो अगर हम रेगुलरली लेंगे तो उसका फायदा हमें जरूर होगा। जैसे हम एक ही दिन सिर्फ बादाम खाएंगे और घी खाएंगे तो हमें उसका फायदा नहीं होगा। तो ये हमारी पार्ट ऑफ रूटीन बनना, मतलब जीवन का एक हिस्सा उसको बनाना बहुत जरूरी है कि फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स ये तो हमें बिल्कुल ही हमारे जीवन का हिस्सा बनाना है। और बहुत ध्यानपूर्वक हमारे खाने को भी खाना है। नहीं तो अगर हम टीवी देखते हुए खा रहे हैं, हमारा ध्यान ही नहीं है, तो फिर हम कभी कभी उसको अच्छे से चबाते भी नहीं है तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता। तो अच्छे से उसको ध्यान देके, जिसको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस बोलते हैं, तो वो अगर हम अपने खाने में भी लाएंगे तो वो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत फायदा करेगा। ओके मैम। सो ये जो आपने बताया कि खान पान का हम लोग का बहुत अच्छा, मतलब एक वाइटल रोल प्ले करता है साइकोलॉजिकल, मतलब जी ये हेल्थ के जी लिए। मैम और एक चीज था, मेरे क्वेश्चन था, ये था कि जैसे बोलता है कि बंदा बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल जो टर्म्स बहुत सुनाई देता है, ठीक है, इन ये सब्जेक्ट ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक साइकोलॉजी में क्या, मतलब साइकोलॉजी से क्या रिलेशन है, मतलब साइकोलॉजी में कोई इम्पेक्ट आता है इसका, हम लोग का मेंटल हेल्थ में इम्पेक्ट आता है? ये थोड़ा बताइए, क्या मतलब किस तरह से इम्पेक्ट आता है ये? इंटेलिजेंस का तो जैसे हमारे जीवन के लिए तो वो उपयोगी है ही इंटेलिजेंस, जो एक नॉर्मल हम किस तरह से जीवन जीना चाहिए, तो इंटेलेक्चुअल। इंटेलिजेंस तो जरूर। हाँ, पर इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक अभी आजकल बहुत चल रहा है कि हमें अपने भावनाओं का भी पता होना चाहिए कि हम किस तरह से फील कर रहे हैं। जैसे हमें कब गुस्सा आता है और फिर हम जो इमोशन फील कर रहे हैं वो गुस्सा है कि उदास है, उदास होना है। तो इसके लिए आपको इंटरनेट पे एक इमोशनल व्हील भी मिल जाएगा, तो उससे आप जान सकते हैं कि आप कैसे फील कर रहे हैं और आप अपने इमोशन को नाम देना शुरू कीजिए कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा है, ताकि आपका अपने साथ वो जो इमोशनल वाला जो कनेक्ट है ना, वो इंटेलिजेंस में परिवर्तित हो जाएगा कि हाँ मुझे पता है कि मैं किस तरह से महसूस कर रहा हूँ, ताकि फिर आपको अगली स्टेप इजी पड़ जाए कि अभी उसको हैंडल कैसे करना है। ठीक है, तो अपना जो जैसे भी हमारा इंटेलिजेंस है उसको हमको उसको खुद के हित के लिए हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर हमें पता है कि अब मेरी कैपेसिटी समझो 10 सीढ़ियां चढ़ने की है, तो फिर अगर मैं 50 का ध्येय भी रख रही हूँ तो फिर मुझे कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी पहले तो, और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब जाके फिर मैं 50 वाला एक गोल रख सकती हूँ, राइट। पर अगर मैं बाकी की चीजों पे काम नहीं कर रही और बस 50 डायरेक्टली चढ़ने जाऊं
तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण बन जाएगा और शायद उसको मैं अचीव भी नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए अगर हम कोई बहुत बड़ा गोल भी रख रहे हैं तो उसको धीरे छोटे छोटे इसमें करके फिर हम उसको अचीव करें और रेगुलर उसको प्रैक्टिस रखें कंसिस्टेंट, तब फिर हम अपने बड़े गोल को भी अचीव कर पाएंगे। पर हमें बहुत ध्यान से हमारे बड़े गोल्स को डिजाइन करना जरूरी है। तो इसमें भी इंटेलिजेंस आता है कि हमें खुद के प्रति एक कहते हैं ना कि ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है और कितनी चीज मैं बिल्कुल आराम से कर पाऊंगा। और थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि उसके बिना तो हम ग्रो नहीं होंगे, पर फिर वो हमें कंसिस्टेंट रखनी पड़ेगी। तो ये हो गया इंटेलिजेंस की बात। और दूसरा है स्पिरिचुअलिटी। तो जैसे हम भारतीय होने के कारण वो हमारे अंदर बहुत नेचुरली है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो जो भी हम घर में सीखे हैं बचपन से या जो भी, उसको हम अगर अच्छे से एकाग्रता से प्रैक्टिस करते हैं तो भी हमें एक बोलते हैं ना कि उस वक्त हमारा मन रिलैक्स हो जाता है। तो वो हमें जरूर करनी है, जो भी सहज में हम कर सकते हैं। और फिर अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर आप जैसे सुबह मेडिटेशन कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। जो कोई रिपीटेशंस होते हैं उसका एक अपना फायदा होता है ब्रेन में, तो वो रिपीटेशन ऑफ एनी मंत्र वो भी फायदा करता है। तो स्पिरिचुअलिटी का तो एक अपना इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर ही बदल देता है। हमारे ब्रेन की खासियत यह है कि उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी है, मतलब वो अंदर का जो है ना वो बदल सकता है वो पूरा फ्रेमवर्क। तो अगर हम रिपीटेडली कोई जाप या कोई पावरफुल अगर कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो उस तरह से वो ब्रेन रिवायरिंग हो जाएगा और उस तरह से वो न्यूरॉन्स फायरिंग करेंगे। तो जैसे हम बोलते हैं कि न्यूरॉन्स हु वायर टुगेदर फायर टुगेदर, पर वो न्यूरॉन वायरिंग के लिए हमें उस चीज की प्रैक्टिस रेगुलरली करना बहुत जरूरी है। तो ये जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है, शुक्रिया अदा करना कि कौन सी चीजों के साथ मैं अच्छा फील करता हूँ, इतनी सारी अच्छी चीजें मेरे लाइफ में, मैं आज जिंदा हूँ, मेरे पास नेटवर्क है या मेरे पास घर है, फैमिली है। तो ये छोटी छोटी पॉजिटिव चीजें अगर हम ग्रेटिट्यूड रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो एक हमारे ब्रेन वायरिंग का हिस्सा बनके वो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हमारे ब्रेन पे लेके आता है। तो स्पिरिचुअलिटी उसमें बहुत इजीली हेल्प कर लेती है। तो जरूर आपने स्पिरिचुअलिटी का एक कुछ ना कुछ तो चाहिए जीवन में, ताकि आपको बहुत अच्छा एक फील होता है और आपको सुकून महसूस होता है, मतलब शांति फील गुड। महसूस होता है। यस, मतलब हाँ फील गुड, शांति, वो चीज मतलब वो स्पिरिचुअलिटी से बहुत मतलब हम लोग इफेक्टिवली हम लोग उसको मतलब अपने जी डे टू डे लाइफ में ला सकते हैं या फिर मेंटली उसको ला सकते हैं। ओके, तो मतलब ये सारा चीज इंटर रिलेटेड है। मतलब अगर कोई स्पिरिचुअल है या फिर कोई इंटेलेक्चुअल है, वो अपने आप को देख सकता है कि मैं मेरा इमोशन किस तरह से काम कर रहा है। अभी गुस्सा आ रहा है, हाँ अभी गुस्सा आ रहा है, तो उसको अगर कर्ता भाव से देख रहा है कि भाई ये गुस्सा हो रहा है, अभी मुझे रिएक्शन नहीं करना है, तो उतना अगर इंटेलेक्ट स्ट्रांग है उनका तो वो उसको जी कंट्रोल कर सकता है। तब वो रिएक्ट नहीं करेगा तो वो सिचुएशन थोड़ा देर बाद फिर नॉर्मल रिस्पॉन्ड करेगा फिर जी। तो अच्छा, तो ये सब चीज ही मतलब ऐसा है कि एक मतलब हम लोग को एडप्ट मतलब हम लोग एडप्शन में लाना पड़ेगा। आपने जो बताया प्रैक्टिस, मतलब कोई भी एक बात जिसको प्रैक्टिस से ही रिपीटेशन से ही वो चीज मतलब प्रैक्टिस करते करते वो चीज ऑटोमेटिक ब्रेन उसको एडप्ट करेगा। यस, और बॉडी में उसको मतलब हम लोग का डे टू डे एक्सरसाइज में लेके आएगा, आ जाएगा। नाइस। सो ये मतलब मैं डिस्कस करने का रीजन ही यही है कि आदमी सॉल्यूशन मांगता है। मतलब जैसे क्या सॉल्यूशन है, इनिशियली कोई अगर साइकोलॉजिस्ट का पास नहीं भी जाना चाहता है, बोलता है कि नहीं मैं जा नहीं पाऊंगा या फिर व्हिचएवर द रीजन, ठीक है, तो वो लोग जाके इंटरनेट में चेक करता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, क्या करो। तो मेरा सॉल्यूशन, मेरा स्वास्थ्य सारथी फाउंडेशन का क्या है मोटिव कि भाई ठीक है आप इंटरनेट से ही देखो, लेकिन जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, जो उस पाथ में एक्सपर्टीज रखते हैं, उनसे सीखो, उनसे जानो, ताकि आपका वे जो पाथ है, जो प्रोसेस ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोसेस, जो प्रोसेस है वो सही हो और आपका ओरिएंटेशन सही होगा, आपका बेस सही बनेगा, तो आपका बाद में जाकर रिजल्ट भी आपको सही मिलेगा। इसीलिए मैं आपको ये बात पूछा। तो मैम अभी जैसे पकड़ लीजिए मेडिटेशन का आपने बात बताया कि रिपीटेशन, जाप करना, मेडिटेशन करना, तो मेडिटेशन का भी वे होता है, प्रोसेस होता है, मतलब अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है जी। मेडिटेशन तो अलग अलग होते हैं।
पर जैसे बहुत एकदम स्पिरिचुअल जैसे कुछ मेडिटेशन हैं, वो अपने आप पे ध्यान केंद्रित करना होता है। तो जिनको ऑलरेडी बहुत डिस्टर्बिंग थॉट्स, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, तो उन्होंने फिर अगर आपके डॉक्टर या काउंसलर बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो तो ही करना चाहिए, वरना उन लोगों ने फिर निसर्ग या नेचर के साथ कनेक्ट होना, आपका आवाज कट रहा है मैम। हगिंग ट्री, प्लांट्स को एक मैम एक बार फिर बोलेंगे, प्यार आपका से पानी दे। आवाज कट रहा है आपका, फिर अगर बोलेंगे। आपका नेटवर्क का इशू है क्या? मतलब थोड़ा बहुत इशू आ रहा है क्या? मेरा तो अच्छा है नेटवर्क, मेरा हो सकता है, ठीक है, बोलिए बोलिए, कोई मेरा बात तो नहीं। अच्छा है हाँ पर हाँ मैम, कंटिन्यू कीजिए मैम। हाँ जी। सॉरी। तो इस तरह से जो नेचर के साथ कनेक्शन है या लोगों के साथ कनेक्शन है, सोशल कुछ एक्टिविटीज में भाग लेना, उनके लिए वो करते हैं। तो मेडिटेशन ऐसा जरूरी नहीं है कि बस आप रूम में सब बंद करके, आंख बंद करके बस ध्यान लगाओ खुद पे। वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी हो सकता है। जैसे अगर आपका पूरा ध्यान अपने खाने पे है, हमने अभी ब्रेन फूड के बारे में बात की, तो पूरा माइंडफुली आप खाना खा रहे हो तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन ही है, जिसको माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहते हैं। और माइंडफुलनेस इतना जरूरी क्यों हो रहा है आजकल? क्योंकि हमारा मन क्या है ना, एक तो पास्ट में रहता है कि पहले ये हो गया, फिर ये गलतियां हो गई, फिर इसने ऐसा बोला, या तो फिर फ्यूचर में रहता है कि क्या होगा, कैसा होगा, उसकी चिंता। पर माइंडफुलनेस आपको प्रेजेंट पे लेके आता है कि अभी आपके सामने ये चीजें हैं, अभी आपके सामने ये चैलेंजेस है, अब आप यहाँ बैठे हो, अब आप ये काम कर रहे हो। तो जितना हम प्रेजेंट पे फोकस लेके आते हैं, वो बाकी की जो जिसका वैसे भी कोई फायदा नहीं है, वो पूरा कट ऑफ हो जाता है। एग्जैक्टली, मतलब हमको पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, प्रेजेंट को हाँ एडेप्टेबल, प्रेजेंट में जी रहना पड़ेगा, ठीक है। जी। ओके, नाइस। और मतलब उसके लिए ये जरूरी नहीं कि हमको आंख बंद करके ही बैठना है। वो दूसरे भी माइंडफुलनेस मेडिटेशन है जो आंख खुली रख के बहुत सिंपल तरीके से किए जा सकते हैं, वो आप सीख सकते हैं और कर सकते हैं। क्योंकि सभी लोगों को, जैसे यंगस्टर्स है, उनको शायद मेडिटेशन में उतना पसंद नहीं आएगा, या डिपेंड ऑन द पर्सन। पर आप आंख खुली रख के पूरे ध्यान और एकाग्रता से कोई चीज कर रहे हो, वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। या तो आप पौधों को पानी दे रहे हो, आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, जंगल में कहीं आप घूमने चले गए, या तो फिर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो, उसको पूरी ध्यान से कर रहे हो, वो भी माइंडफुलनेस ही, और उसको हम मेडिटेशन ही कहेंगे। ओके मैम, एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। आप प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो देखते हैं? प्रेमानंद? प्रेमानंद जी नहीं, महाराज नहीं देखते? Okay. देखा होगा शायद एक दो बार, मुझे लगता है मैंने देखा है। येलो 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 टीका लगाते हैं, वृंदावन जी के हैं जी 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 जी। गुरुदेव, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे मैं तो डेली में देखता हूँ, तो एकांतिक वार्तालाप में बहुत सारा ऐसा मतलब यंगस्टर आते हैं, ठीक है। तो वो आके जैसे बहुत डिप्रेशन में पहले थे, तो जो गुरुजी प्रोसेस मतलब जो नाम का, जो आप जाप का बात बोले, नाम जाप का बात, वो जो गुरुजी बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसी नाम को लेके जाप कर सकते हो, ठीक है। आपका जो है मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि, और यही चीज बोलते हैं कि जैसे आपको पास्ट छोड़ना है, उससे जो हो गया उसको नहीं, मतलब आगे क्या होगा उसको भी नहीं देखना है, आपको प्रेजेंटली अपने आप को बिल्ड करना है, या फिर उसी में आपको रहना है, ये गुरुजी हमेशा बोलते हैं। और उनका मतलब हर एक एकांति में वो रहता है। तो मैं देखता हूँ कि अभी जैसे यंग, और जो मॉर्निंग का जो उनका जो वो रहता है, मतलब जैसे वो जाते हैं अपना केली कुंजी में, तो वहां पे लगभग डेली आपका 40 से 50 हजार, मतलब, और वहां पे 80%, ठीक है, सारा यंग स्टडी है, मतलब यंग ही 80% गुरुजी बोलते हैं। तो क्या है, और उन लोगों को ना जैसे जो वो पाथ को, मतलब जो प्रोसेस जो बताते हैं, फिर जो गुरुजी बोल रहे हैं, तो वो जो फॉलो करते हैं, और डेली ऐसा आता ही है कि बोलता है कि मुझे मतलब मैं डिप्रेशन में था, मुझे प्रॉब्लम था, गुरुजी आपका मतलब ये उपाय से मतलब हम लोग को सोल्यूशन मिला, ठीक है। हम लोग को सोल्यूशन मिला, हम ये मतलब आए, तो ना हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब जैसे ये जो एक स्पिरिचुअलिटी को, मतलब हम लोग का, मतलब क्योंकि हम लोग है हिंदुस्तान के, हम लोग भारतवर्ष के हैं, और हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत मायने रखता है। और अगर यस, और अगर कोई, अगर जैसे पहले क्या होता था कि साधु संत का ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन रखता था कि नहीं, मतलब ये सिर्फ बहुत सारा इंसिडेंट हो गया,
तो अभी लेकिन हमें लगता है कि नहीं, मतलब कोई तो है जो लीड ले रहा है, मतलब कोई है जो आगे बढ़ रहा है, और मतलब ये, और कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब उनका कोई उनको एक मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते कि उनका कैरेक्टर को लेके कोई भी, मतलब इस टाइप का मतलब उनको देखने को मिलता है। आप भी देखिएगा तो आपको भी मतलब मालूम चलेगा, मतलब आप थोड़ा जी मतलब थोड़ा 1-2 दिन देखेंगे ना तो आपको फिर समझ में आ जाएगा, मतलब और क्योंकि आप लोग उस लाइन में हो ना, तो आप लोगों के लिए राइट, और ज्यादा मतलब इजी हो इम्पैक्टफुल होगा। जाएगा। यस, और जी इम्पैक्टफुल होगा। तो मुझे लगता है कि right, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है कि सबका अपना अपना चॉइस है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ सबको कि मतलब ये मुझे फील होता है कि मैं खुद खुद पर्सनली बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ। और अभी तक मैंने फिजिकली देखा भी नहीं, मैं गया भी नहीं, बस हम लोग जो ऑनलाइन देखते हैं वही, ठीक है। लेकिन वही है, मतलब है कुछ जो प्रचलित हो रहा है या फिर जो प्रचलन कर रहा है हम लोग का, जो कंप्लीट जी जो स्पिरिचुअल पाथ को, ये तो अच्छा लगता है। तो मैम अभी बात करेंगे हम लोग नींद को लेके, जो अभी मतलब यंग इंडियंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप बोल सकते हो कि नींद नींद ना होना या फिर कम नींद होना, ठीक है। मैम एक टर्म है, पता नहीं ये मतलब ये क्या इसको जो नींद ना होना को एपिलेप्सी, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जो नींद नहीं होने का जो एक कारण, जो बीमारी जो एक हो सकता है, नाम उसका नाम क्या है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, क्या नाम क्या है, मैं भूल गया, कोई न्यूरोलॉजिकल। नार्कोलेप्सी, हाँ, और एक होता है तो, नार्कोलेप्सी। और कुछ जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से नींद नींद नहीं आता है, अच्छा मैं याद आने से बोल दूंगा, सॉरी ये छोड़। हाँ, तो मैम नींद नहीं आने का रीजन क्या हो सकता है, और इसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है, और सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका। आपका पास अगर ऐसा कुछ थेरेपी भी है जो सोल्यूशन है, आप दे रहे हो, तो ये मतलब मैं सबको, मेरा ऑडियंस को ओपनली बोलता हूँ कि मतलब आपसे कनेक्ट करे, ताकि ये जो है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नींद वाला प्रॉब्लम, तो इसको ना सबको, ये नींद अगर सही से हो जाएगा ना, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारा प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व होना शुरू हो जी जाएगा। यस मैम, बताइए ना इसका बारे में थोड़ा, नींद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मुझे भी जानना है पर्सनली। जी थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। ये जैसे आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोग इससे गुजरते हैं। और इसका प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी नींद ना होने के कारण दूसरे दिन भी आपका खराब हो जाता है यस, और फिर आपको उसका फ्रस्ट्रेशन अलग रहता है। अलग है, हाँ। तो जी, तो सबसे पहले जो है ना कि अगर किसी को लग रहा है कि मुझे सिर्फ नींद का ही प्रॉब्लम है और बाकी तो फिर कुछ हम ध्यान नहीं दे रहे, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि ये नींद का प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है। तो अगर मतलब कोई चैलेंजेस चल रहे हैं लाइफ में, तो उसको ना बहुत खुली आंखों से देखना बहुत जरूरी है कि ये हो क्या रहा है। इसका मानसिक भी कारण हो सकता है, शारीरिक भी कारण हो सकता है। कभी कभी बहुत ज्यादा सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, या कोई पीठ दुख रही है, बॉडी पेन हो रहा है, या कुछ और हो रहा है, तो नींद नहीं आ रही है, तो वो कारण हमें जानना बहुत जरूरी है। और मानसिक ये है कि जैसे हम बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं क्या, कोई स्ट्रेस के थ्रू गुजर रहे हैं क्या, या कोई ऐसी चीज है क्या जो हम खुल के नहीं किसी को बता पा रहे हैं, या हम भी नहीं जान पा रहे हैं। तो ये खुद ही उसके पहले तो हमने ये जवाब ढूंढने हैं कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है ना। तो अगर आपको लगा कि नहीं नहीं सब कुछ तो बाहर ठीक है, एकदम कोई टेंशन भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, स्ट्रेस भी नहीं है, कोई फिजिकल पेन भी नहीं है, फिर भी नींद का प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर वो प्योरली स्लीप जो है ना, स्लीपिंग इशू होता है फिर वो। तो उसके लिए फिर अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। पर जब हम बहुत 90% ऑफ द टाइम तो कुछ ना कुछ रीजन होता है। उदास लग रहा है तो नींद नहीं आ रही है, टेंशन आ गया तो नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी हो रही है तो नींद नहीं आ रही है। तो वो चीज फिर क्यों हो रही है और हम उस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे ताकि नींद का प्रॉब्लम वैसे भी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकेंड है कि अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज का रूटीन अच्छे से हमारा चल रहा है और खाना हम समय पर खा रहे हैं, हेल्दी खाना, तो फिर वो अच्छा हेल्दी रूटीन के वजह से नींद अच्छे से आएगी। तो फिजिकली भी हमको थकना बहुत जरूरी है अच्छी नींद आने के लिए। तीसरा है कि दोपहर को या दिन में हम अननेसेसरी सो रहे हैं, है ना। जैसे कि जरूरत नहीं है पर अभी चलो कुछ है नहीं तो हम सो गए, तो फिर अगर हमने नींद दिन में नींद ले ली है तो फिर हमको रात में कैसे नींद आएगी। तो वो भी देखना जरूरी है कि शायद हम दिन में तो नहीं सो रहे हैं,
तो ये नींद का रेगुलर रूटीन करने के लिए फिर आपको परहेज करना पड़ेगा दिन में सोने से, और फिर आपको आपका इवनिंग रूटीन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। मतलब अगर आप 10 बजे या 11 बजे सोने जा रहे हो, तो आपको 8 बजे से उसकी धीरे धीरे तैयारी करनी पड़ेगी, जिसको स्लीप हाइजीन भी बोलते हैं, कि आपका रूम जो है उसमें ज्यादा लाइट नहीं रखने हैं, डिम लाइट रखने हैं, और वो जो घर का वातावरण है उसमें बहुत जोर का टीवी नहीं रखना है, या न्यूज चैनल्स नहीं देखने हैं उस वक्त, वायलेंट मूवीज से परहेज रखना है, और हम जो ये स्क्रॉल करते रहते हैं मोबाइल, वो भी हमें साइड में रखना है, क्योंकि उससे जो वो ब्लू रेज होते हैं ना, वो हमारे मेलाटोनिन केमिकल को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब ये मेलाटोनिन हमको नींद लेके आता है, तो मेलाटोनिन केमिकल पे प्रॉब्लम हो गया तो फिर वो कैसे नींद आएगी, तो फिर हमारी नींद जो आ रही होती है वो भी खराब हो जाती है। तो हमको ये रिचुअल, इवनिंग रिचुअल ऐसा बनाना है कि हम इतने समय के बाद में बिल्कुल भी मोबाइल यूज नहीं करेंगे। जैसे साइंटिफिकली बोलते हैं कि अगर आप सोने जा रहे हो तो उसके 1 घंटा पहले आपको बिल्कुल भी कोई भी गैजेट यूज नहीं करना है, और चाहिए तो आप सॉफ्ट म्यूजिक वगैरह जो कहीं दूर चल रहा है वो आप सुन सकते हो, या कोई नींद के अफर्मेशन या नींद का मेडिटेशन सुन सकते हो, पर मोबाइल आपने विजुअली यूज नहीं करना है, कोई गेम नहीं खेलने हैं, इंटरनेट सर्फिंग नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। वो आपको बहुत मदद करेगा। और ऐसे कॉन्वर्सेशंस जो हमारा टेंशन बढ़ाए घर वालों से, वो हमें अवॉइड करने हैं। तो जितना हम 8 या 9 बजे के बाद में एक शांत शांत शांत, और लाइट्स भी कम, पूरा घर भी एक थोड़ा सा वातावरण हम शांत रखे, साफ सुथरा रखे, हवा अच्छे से आ रही है कि नहीं उस पर ध्यान दें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत जरूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, कॉफी का सेवन हमको नहीं करना है। तो इवनिंग 5 o'clock के बाद तो वो मना करते हैं, तो चलो हम 6 बजे या 7 बजे रख लेंगे, पर उसके बाद में कॉफी या टी जो है वो ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा, या स्मोकिंग ऑल्सो, तो फिर वो स्टिमुलेट करेगा तो नींद कैसे आएगी। तो इन चीजों को जितना अवॉइड करेंगे उतना हम नींद अच्छे की तरफ जाएंगे। और फिर रेकमेंडेड है कि आप थोड़ा सा गर्म पानी, जो वार्म वाटर है उससे नहा लो, आप उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल के वो भी नहा सकते हो, तो आपको हल्का लगेगा। या आप कोई लाइट म्यूजिक सुन सकते हो, अच्छी कोई किताब जो हल्की फुल्की है वो उसका एक आध पेज पढ़ सकते हो, या कोई आपको कुछ पसंद है वो गाना या मंत्र आप बोल सकते हो। तो ये चीजों से आपका माइंड धीरे धीरे शांत होके एक प्रैक्टिस के बाद वो आपको अच्छी नींद देना चालू करेगा। तो आप एक एक चीज एटलीस्ट उसमें काम करना शुरू करो, कि अगर आपको नींद का सच में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहली बात है कि मोबाइल और टीवी दोनों भी हमें 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद नहीं देखना है। वो नहीं है तो फिर उसको वैसे ही फॉलो करना है, वो भी आपको पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है, और आपको जरूर आपके नींद में फर्क दिखेगा। क्योंकि हम इतने सारे लोडेड इससे सोएंगे तो कैसे नींद आएगी शांत। तो हमें उस चीज को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जैसे हम छोटे बच्चे को नहीं प्रिपेयर करते हैं, एकदम जो छोटा बेबी होता है उसको हम, उसको बराबर पता चलता है कि अभी मेरा सोने का धीरे धीरे लेके जा रहे हैं मुझे सुलाने के लिए। तो उसी तरह से हमको खुद को भी, हमारा खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें मेरे लिए लाइटर फील करेंगी, वही हमको इवनिंग में रखना है। और खाना भी लाइट खाना है, बहुत मसालेदार हेवी खाना नहीं खाना है। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है, छोटी छोटी। ओके, नाइस। सो मैम, ये नींद वाला सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, कि मेरा वाइफ का खुद का प्रॉब्लम है नींद का, लेकिन मेरा क्या है ना, ये अच्छा, और एक चीज है, जैसे मेरा क्या होता है ना, मैं नींद का पहले, मुझे जैसे अभी काम है, कभी के रात को काम होता है, मैं कॉफी लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग कॉफी, ब्लैक कॉफी लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं ग्रीन टी लेता हूँ शाम, दोपहर को, मतलब शाम को। फिर मैं रात को काम होता है, मैं ब्लैक कॉफी लेता हूँ, ठीक है। तो फिर भी ना 10 मिनट के बाद नींद आ जाता है मुझे। मेरा ना क्या है ना, मैं कहीं भी, मतलब जैसा है, जैसे पकड़ लीजिए अभी मुझे सोना है, आप बोलिए कि तेजा तुमको 1 मिनट में सोना है, मुझे दे दीजिए, ठीक है। मैं, मतलब आप 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप 10 तक गिनिए, मैं गायब, ठीक है। तो मुझे ना बोलता है कि तुम बहुत ब्लेस्ड हो, ऐसा है।
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा ये क्या प्रॉब्लम होता है ना, ये ठीक है मतलब ये नॉर्मल हो सकता है ऐसा? सॉरी। हाँ, तो ये प्रॉब्लम होता है या फिर नॉर्मली ये ऐसा हो सकता है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है मतलब? नहीं, हर एक का थोड़ा नींद का जो है ना आना, वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सब लोगों का एक जैसा नहीं होता। पर जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी आ जाती है, फिर वो भी थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है किसी के लिए, हाँ, मैं तो कि आप कोई गाड़ी काम चलते चलते सुनता हूँ। करने के लिए डिसाइड। हाँ, तो वो भी थोड़ा सा डेंजरस है। तो ये लेकिन कुछ लोगों का ऐसा नेचुरली होता है, उसके लिए अभी अपन कुछ नहीं कर सकते। पर अकॉर्डिंग टू पीपल भी जैसे चेंज होती है नींद की हैबिट, तो तो ये ये मतलब तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा मतलब कोई डरने वाला कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मली ये हो डरने सकता वाला है? कुछ नहीं है। पर अगर नींद आ रही तो आपको ड्राइवर रखना जरूरी है, क्योंकि वो आपके लिए रिस्की अब मेरा एक टाइमिंग है ना। अभी जैसे अभी हैबिट हो गया कि मुझे मालूम है कि जैसे पकड़ लीजिए कि अभी खाना खाने का बाद, जैसे खाना खाने का बाद दोपहर को मैं अभी जैसे ये 12 बजे से 1 बजे तक अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, दूसरा काम नहीं कर रहा, एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ मैं कहीं पे, तो जैसे मीटिंग में हो तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे नॉर्मली मैं बैठा हूँ कहीं पे तो मुझे थोड़ा थोड़ा नींद आ जाएगा, राइट। मतलब नींद आएगा। फिर जैसे पकड़ लीजिए रात को 10 बजे के बाद, ठीक है, मेरा नींद नहीं, मैं अर्ली 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 उठता हूँ, ठीक है, तो मैं सुबह उठता हूँ 5 AM में उठ जाता हूँ, तो इसीलिए मुझे वो 10 बजे का बाद 10 बजे का टाइम में मुझे थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये टाइम में मैं ड्राइविंग अवॉइड करता हूँ, या तो मैं रुक जाता हूँ, मैं कहीं पे रुका के साइड करके फिर मैं ड्राइव करता हूँ, इस टाइप का मैं करता हूँ, ताकि मतलब क्या थोड़ा एक्सीडेंट से या फिर जो भी मतलब अगर कुछ होने वाला है तो उससे बच जाऊँ। तो ये चीज मैं अभी अवॉइड करता हूँ। नहीं तो पहले तो ऐसा होता था कि मेरा जैसे पकड़ लीजिए मैं बहुत दूर तक मतलब मुझे मतलब सेंस है, लेकिन मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन मुझे सेंस है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता आपको कि मैं ये 10 किलोमीटर कैसे आ गया, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता कैसे हाँ चलाया। तो वो मतलब पता नहीं एक मतलब क्या होता है साइकोलॉजी, मतलब ये सबकॉन्शियस चलते रहता है, ठीक है, लेकिन कॉन्शियस एक्टिव नहीं रहता है। तो ये बहुत रिस्की होता है, ठीक है। मतलब मैं मतलब ये था नहीं, बच गया इसीलिए, तो इसीलिए अभी मैं बहुत ये चीज मतलब तो ये मुझे कभी कभी दिक्कत करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है कि भाई इतना भी नहीं होना है मतलब। लेकिन एक चीज है कि मेरा उठना, जैसे मैं सोना है स्पीड, मेरा उठना भी मतलब जैसे मेरा नींद टूट गया, कोई कोई होता है जैसे पहले आधा घंटा 1 घंटा लग रहा है उसको बिस्तर से, नहीं मेरा नहीं, मेरा उठा विद इन 2 मिनट्स 1 मिनट्स में उठ जाता हूँ, मतलब बिस्तर से निकल के, क्योंकि जब भी नींद होता है ना मेरा पूरा 100% परफेक्ट होता है, जितना देर भी होगा, मैं 4 घंटा भी मेरा हाँ हो गया एनफ मतलब, और मुझे नहीं चाहिए, पर फ्रेश रहता हूँ मैं हमेशा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नींद अगर कोई अगर किसी को नींद का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ये नींद हो रहा है किसी का 6 घंटा 5 घंटा या फिर 3 घंटा भी अच्छे से नींद हो रहा है, तो मुझे लगता है पूरा दिन अच्छा से वो मतलब मेंटली हो फिजिकली हो फिट हो सकता है, क्योंकि मैं पर्सनली फील करता हूँ। और कभी मेरा नींद नहीं होता है, मतलब कोई कोई कारण से मेरा कुछ, जैसे कभी क्या होता है होल नाइट ड्राइविंग रहता है, ठीक है, तो दूसरा जिसको नींद नहीं होता है ना, वो जितना बैड फील करता है, खराब फील करता है, उससे 10 गुना ज्यादा मैं फील करता हूँ। मतलब ऐसा जी लगता है कि मतलब अभी अभी और कुछ नहीं करना है, अभी मुझे बस सोना है, ठीक है। मतलब ये एक मेंटेलिटी होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हाँ नींद वाला जो चीज है ये, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ, पर्सनली फील देखता हूँ, मेरा सराउंडिंग में बहुत ऐसा है जो नींद का प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो मैं जी सबको उनको ही मैं बोलता हूँ कि आप लोग एक बार कंसल्ट कर लो अपना देखा। या हम्म। कंसल्ट कर लो, एक बार डॉक्टर को भी दिखा लो, ताकि मालूम चले कि कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। एटलीस्ट प्रॉब्लम तो मालूम हो ताकि सॉल्यूशन कर पाए। कुछ भी सही प्रॉब्लम बात। हो सकती है या। तो मैम थैंक यू, मतलब आपने टाइम दिया, ठीक है। अच्छा लगा और बहुत कुछ जानने को मिला, ऑडियंस को भी ऑब्वियसली बहुत कुछ जानने को मिला होगा। एंड अगर पकड़ लीजिए जैसे हम लोगों को एक चाइल्ड का बारे में जो भी ये सब्जेक्ट उसको बात करना, तो वो हम लोग नेक्स्ट एक सेशन करेंगे जहाँ में इन डिटेल्स जो चाइल्ड मेंटल हेल्थ है उसका बारे में बिल्कुल। बात करेंगे, क्योंकि वो भी मैं बहुत देखता हूँ कि आजकल मतलब बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, यंग जी, इंडियंस का बात। तो ये चीज हम लोग बात तो करेंगे इसके ऊपर फिलहाल। मैं थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट मंथ से काम करने वाली हूँ। ओके तो ओके उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम ही तैयार किया है 8वीं और 9वीं के बच्चों के लिए, ताकि ओके वो इतने सक्षम बन जाए कि वो अच्छे डिसीजन ले, वो मेंटली स्ट्रांग रहे, कॉन्फिडेंट रहे, क्योंकि वो एज है ना बहुत जरूरी है, उसमें हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। तो 8वीं 9वीं में, क्योंकि उसके बाद 10वीं होता है, फिर 11वीं 12वीं उस पर डिपेंड रहती है। तो उनका करियर और लाइफ पूरा वो एज पे डिपेंड रहता है, और उस वक्त उनके हार्मोनल चेंजेस भी बहुत रहते हैं। तो उसमें मैं बच्चों को हेल्प करने वाली हूँ उसमें। ओके देन ठीक है मैम, तो फिर एक काम करेंगे, आपका अपना अगर यूट्यूब चैनल या फिर कोई कहाँ पे आप लोग आप वो करेंगे मुझे दे दीजिएगा,
मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ताकि आपसे कोई कनेक्ट करना चाहे तो डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए, ठीक है, फॉर कंसल्टेशन ऑल, ठीक है, ताकि मतलब क्या है कि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए। मैं चाहता हूँ ये फाउंडेशन का यही मोटिव है कि भाई इन्फॉर्मेशन लो, अपना ट्रीटमेंट करो, स्वस्थ रहो। कोई भी मतलब अपना ट्रीटमेंट में दिक्कत हो रहा है, बॉडी में कोई पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, भाई वेट मत करो। आज का दिन में ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, कोई भी ऐप में चला जाओ, ऑनलाइन गूगल में चला जाओ, और बहुत ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है कि आप जीएमबी में मतलब गूगल में देख के भी नंबर मार के आप डायल करोगे और उनका कंसल्टेशन मांगोगे, कर देगा। मतलब डॉक्टर्स आर लाइक बिकमिंग आफ्टर कोविड का पहले ये एक अलग सिनेरियो था, अभी आफ्टर कोविड ये बहुत सिनेरियो कि सब कोई हेल्पफुल मतलब ऑनलाइन ही बहुत कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग एनालिसिस के सब जाओ और स्वस्थ रहो, ठीक है। हमेशा ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि बीमारी होने के बाद ही जाओ मेडिसिन खाओ और अपना ठीक करने का ट्राई करो, है ना। प्रिवेंशन, यस, प्रिवेंशन भी इम्पोर्टेंट है, या बेटर देन क्योर। तो इसको हमेशा हम लोग भी सपोर्ट करते हैं और आप लोग भी इसको फॉलो कीजिए, मैं मेरा ऑडियंस को बोलना चाहूंगा, ठीक है। तो मैम और मैं एक बात कहना चाहूंगी तेजा जी कि आपका स्वास्थ्य सारथी फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि इतना थॉटफुली और इंटेलेक्चुअली आप कर रहे हैं, वो बहुत कम लोग इतना अच्छे से लोगों के बारे में, जो कॉमन जनता है उनके बारे में सोचते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनिशिएटिव। थैंक यू। नहीं, हम तो बस प्रयास कर रहे हैं मैम, आप लोगों का आशीर्वाद है और आप लोगों का बहुत अच्छा प्रयास है आपका, क्योंकि बहुत अलग है। और आज के इतने इंफॉर्मेशन की दुनिया में पता नहीं कहाँ से हमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिल जाती है, पर आप एक्सपर्ट्स को लेके कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। सपोर्ट हमेशा चाहिए, आप लोग सपोर्ट दीजिए, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय। दोस्तों, अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया और हेल्पफुल लगा, देन काइंडली शेयर कर दीजिएगा अपना दोस्तों को, अपना फैमिली एंड फ्रेंड्स को, जो भी ये पॉडकास्ट का इन्फॉर्मेशन से हेल्प ले सके उन सभी को आप शेयर कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे पेज को फॉलो भी कर दीजिएगा। और एक बात, अगर आप लोगों को भी कुछ पूछना है, आपको लगता है कि ये हमें और कौन कौन सा डॉक्टर्स एंड कौन कौन से एक्सपर्ट से बातचीत करने हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेना है, तो काइंडली हमें कमेंट करके बताइएगा। और जो भी आप लोगों ने सुना है, जो भी आपने देखा है, वो भी आप लोगों को कैसे लगा, काइंडली हमें शेयर कीजिए, ताकि हम लोग अपना ये सीरीज को और ज़्यादा इफेक्टिव कर पाए। हमारे अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान रखिए और अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। थैंक यू।